हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम लोग जानने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ, जो कि आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर पक्के कर देंगे। कैसे? क्योंकि जो क्वेश्चन ये वाले लिखे गए हैं यहाँ पर, वो क्वेश्चन क्या कहते हैं, जो आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आते हैं। मतलब 5 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, और एमसीक्यू आते हैं 4 या 5। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। और यहीं पर अनफोल्ड रखा हुआ है, इसी में से सारे क्वेश्चन हमने देखकर तैयार किए हैं। और पूरी रिसर्च के बाद इन 50 एमसीक्यू को, लगभग 50 एमसीक्यू यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके 10 से 15 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले है निभाग किसमें पाया जाता है। तो जो निभाग होता है वो बीजांड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यानी कि जो बीजांड होता है, बीजांड का एक भाग है, उसे क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो जो पुष्प होता है उसके नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है पुमंग। कौन करता है? पुमंग। अगर यहाँ पर पूछे कि मादा का कौन करता है, तो मादा का जायांग करता है। कौन करता है? जायांग। यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। उसके बाद क्या होता है, सालविया में किसके द्वारा परागण होता है? सालविया का जो पुष्प होता है उसमें कौन सा परागण होता है? सालविया पुष्प में होता है कीट परागण। कौन सा परागण? कीट परागण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। और यहाँ पर 112 की जगह 200, 300 कुछ भी आ सकता है। तो आपको करना किस प्रकार से है वो देखते हैं। तो लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए जो लघु बीजाणुधानी होती है उसकी संख्या होती है 4। ये आपको याद रखना है कि लघु बीजाणुधानियों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कभी कभार 2 भी हो जाती है, लेकिन अधिकतर कितनी होती है? 4 होती है। तो आपको 4 याद रखना है। तो 112 का 4 में भाग दे, 4 का 112 में भाग दे देना है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना आंसर आएगा? यहाँ पर आंसर आएगा 28। कितना आंसर आएगा? 28, क्योंकि यहाँ पर 28 आंसर। यहाँ पर 200 हो तो आंसर बदल सकता है, यहाँ पर 200 भी आ सकता है लिखा हुआ। वो कोई फिक्स नहीं है कि कितना लिखा आएगा, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब बारी आती है अगले की कि किस पौधे में जल परागण होता है, यानी कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें जल द्वारा परागण होता है। तो यहाँ पर 2 पौधे के नाम पूछ सकता है, तो यहाँ पर 2 के नाम लिख दिए हैं। एक है हाइड्रेला और एक है बेनिसनेरिया। क्या है? बेनिसनेरिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ उस बात को। किस पादपों में दोहरण निषेचन होता है? तो जो दोहरण निषेचन है वो होता है आवर्तबीजी पौधों में। कौन से पौधों में होता है? आवर्तबीजी। ऐसे बीज जिनके ऊपर लगा होता है आवर्त, यानी कि एक परत लगी होती है, उन पौधों में क्या होता है? दोहरण निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्तबीजी पौधों का भ्रूणपोष कैसा होता है? तो जो आवर्तबीजी भ्रूणपोष पौधे होते हैं उनका भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 कूट असत्य फलों के नाम लिखिए, यानी कि ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के किसी अन्य भाग से हो जाता है। पुष्प के किसी अन्य भाग से हो जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असत्य फल, यानी कि कूट फल। और इसका उदाहरण है सेब या स्ट्रॉबेरी। सेब और स्ट्रॉबेरी। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन कौन सा हार्मोन पैदा करता है? तो जो संकुचन होता है वो कौन सा हार्मोन पैदा करता है? वो करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में आवर्त चक्र कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 28 से 29 दिनों का। कितने दिनों का? 28 से 29 दिनों का। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है इसका स्राव किसकी कोशिका होता है? ये नर में होता है। और किस कोशिकाओं द्वारा होता है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। ये क्वेश्चन बार बार आया है, रिपीट होकर आया है, और ये 1 नंबर में भी आया है। कौन से कोशिकाओं से होता है? लीडिंग कोशिकाओं से। लीडिंग कोशिकाओं से। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो जो मेंडल थे, यानी कि जिनने अनुवांशिकता के नियम दिए, उनका जो फिनोटाइप अनुपात है वो कितना होता है? 9:3:1 होता है। 9:3:1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभाविता का नियम प्रतिपादन किसने किया? तो जो प्रभाविता का नियम था वो हमने एक डे के अंदर जाना है। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए। अगर आप डे 1 से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा इन सब चीजों के बारे में। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ है, जो प्रभाविता का नियम है, यानी कि पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम, ये दोनों ही नियम किसने दिए थे? मेंडल ने दिए थे। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे, इनका पूरा नाम है ये। ठीक है। उसके बाद मनुष्यों में संतान के लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्र से होता है? तो जो पिता के गुणसूत्र से होता है, यानी कि जो लिंग का निर्धारण है कि लड़का है कि लड़की, वो किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के। क्योंकि पिता में होते हैं XY और मादा में होते हैं XX। क्योंकि मादा केवल X गुणसूत्र दे सकती है और पिता X या Y दे सकते हैं। तो पिता के गुणसूत्र ही क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है? तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो कौन से विकार का उदाहरण है? तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो गुणसूत्री है। वहां पर गुणसूत्र की संख्या में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है, हेरफेर हो जाता है। तो ये गुणसूत्री विकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? यानी कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिनने पुष्टि करी कि जो डीएनए होता है वो एक आनुवंशिक पदार्थ है? आपको पता है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, मुझको पता है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन सबसे पहले बताया किसने? तो ये बताया हर्षेबा चेस ने। किसने बताया? हर्षेबा चेस ने। डीएनए
फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक होती है, इसकी जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने करी थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हमने जाना है एक क्लास के अंदर, अगर आप सीरीज को लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा। तो इसकी खोज करी थी अलेक जेफरे ने। किसने करी थी? अलेक जेफरे नाम के वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है, जो वो होता है आरएनए अणु में थाइमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया था जो आरएनए होता है उसके अंदर थाइमीन का विस्थापन, थाइमीन की जगह, मतलब डीएनए में होता है थाइमीन, आरएनए में थाइमीन की जगह वहां पर आ जाता है यूरेसिल। क्या आ जाता है? यूरेसिल। यही फर्क होता है इन दोनों की क्षारों में। ये आपने डीएनए और आरएनए के अंतर में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था तो जाके पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था वो दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ने को मिल रहा है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत था, उत्परिवर्तन मतलब अचानक से आने वाले परिवर्तन, उत्परिवर्तन मतलब अचानक से आने वाले परिवर्तन, ये दिया था हुगो डी ब्रीज ने, हुगो डी ब्रीज ने। अगला क्वेश्चन है, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन का अनुपात क्या होता है? तो मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन का अनुपात कितना? हाइड्रोजन होती है 2, अमोनिया होती है 1, और उसके बाद क्या कहते हैं, मेथेन होता है 1। मेथेन कितना होता है? मेथेन होता है 2, सॉरी मेथेन होता है 2। यानी कि आपको ये याद रखना है कि अमोनिया 1 होता है। अब हो सकता है कि अमोनिया पीछे दे रखा हो, आप यहाँ पर 2:1:2 लिख दो तो वो गलत हो जाएगा। मतलब कि आपको जो मेथेन है, मतलब जो अमोनिया है, उसके नीचे ही 1 लिखना है, क्योंकि अमोनिया का अनुपात 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2:1:2। अब मछलियों के पंख एवं भेल के जो चप्पू होते हैं वो किस चीज का उदाहरण है? तो जो मछली होती है और भेल के चप्पू होते हैं वो किसका उदाहरण होते हैं? समरूपता का। किसका उदाहरण होते हैं? समरूपता का। अगला है कि डेंगू बुखार का भाग क्या होता है? डेंगू बुखार का जो भाग होता है वो क्या होता है? तो मादा एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एडीज मच्छर। ये तो सबको पता है कि मच्छर के काटने से डेंगू होता है, लेकिन कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडीज मच्छर। ये पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का भाग कौन सा है? तो मलेरिया कौन सा, मलेरिया जो रोग है, मतलब मलेरिया बुखार जो है वो कौन सा मच्छर फैलाता है? तो वो फैलाता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एनाफ्लीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग का रोगजनक कौन है? तो जो टाइफाइड रोग है उसका रोगजनक कौन है? उसका रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी। कौन? साल्मोनेला टाइफी। अगर नाम से ही पता चल रहा है, टाइफाइड का रोगजनक साल्मोनेला टाइफी। अगला क्वेश्चन है कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए जांच के लिए होता है? जो बिडाल टेस्ट है, अगर आपको कभी टाइफाइड हुआ होगा तो आपको पता होगा कि जब टाइफाइड होता है तो उसके परीक्षण के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को कहते हैं बिडाल टेस्ट। क्या कहते हैं उस टेस्ट को? बिडाल टेस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीबी के टीके का क्या नाम होता है? जो टीबी का टीका होता है उसका नाम होता है बीसीजी। क्या नाम होता है उसका? बीसीजी। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? विषाणु में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों होता है। मैंने आपको डीएनए और आरएनए वाले अंतर वाले क्वेश्चन में टॉपिक में बताया था। क्या बताया था? कि जो डीएनए होता है वो केवल वो आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन आरएनए कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो यहाँ पर वही तो लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है कि डीएनए आरएनए दोनों आनुवंशिक पदार्थ होते हैं कुछ विषाणुओं में। ठीक है। चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? तो चेचक का जो टीका होता है उसकी खोज करी थी एडवर्ड जेनर ने। किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? जो गोबर गैस होती है उसका मुख्य घटक होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? ये बार बार आता है, यहाँ पर 1 2 नहीं 3 4 पूछ लेता है। मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले 4 या 2 जीवाणुओं के नाम बताओ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? राइजोबियम लिख सकते हो, लाइकेन लिख सकते हो, एंटामीवर लिख सकते हो, और नोस्टोक लिख सकते हो, एनाबीना लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो। ठीक है। अब कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा जोड़ता है और कौन सा तोड़ता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ता है? तो जो वो होता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए खंड को जोड़ता है। और तोड़ता कौन सा है? तोड़ता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। उसे हम आणविक कैंची भी कहते हैं। अरे तोड़ने का काम तो कैंची करती है, तो उसे आणविक कैंची कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देखो जरा, आणविक कैंची किसे कहते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आणविक कैंची। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को। अगला क्वेश्चन आता है कि बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, उत्पादित होता है? यानी कि जो बीटी जीव विष है वो कौन से जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है या उत्पन्न होता है? तो वो उत्पन्न होता है बेसिलस थुरिनजिएसिस। कौन सा? बेसिलस थुरिनजिएसिस। कौन सा? बेसिलस थुरिनजिएसिस। ठीक है ना। उसके बाद बीटी कपास किस प्रकार का पादप है? तो पारजीनी पादप है। कैसा पादप है? पारजीनी पादप है। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, और यहाँ पर लिखे हुए हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कुछ यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और आना ही है, तो पहले ये याद कर लो। ये क्या याद कर लो कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? वो पश्चिम बंगाल में स्थित है।
अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? वो असम में स्थित है। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित है। लेकिन जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेरों के लिए। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये एक सींग वाला जो गेंडा होता है, एक सींग वाला जो गेंडा होता है ये उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बीटी कपास के किस प्रकार का, ये बता दिया मैंने आपको। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशिक होता है, एक दिशा में होता है, ठीक है ना। अगला है भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक है रामदेव मिश्र। कौन है? रामदेव मिश्र। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई क्या है? जो खाद्य श्रृंखला होती है उसकी इकाई क्या है? तो उसकी उत्पादक है। उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे, वहीं से सब चीजें शुरू होती हैं। हरे पेड़ पौधे होते हैं, उत्पादक तो उत्पादक है, ठीक है। अगला है बीटी कपास में कीटनाशक क्या है? तो बीटी कपास में जो कीटनाशक है वो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो आशा करता हूं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर एक आध क्वेश्चन मिस हो गया हो गलती से तो इसलिए माफी चाहता हूं, क्योंकि काफी क्वेश्चन थे यहाँ पर। टॉप 50 क्वेश्चन, लगभग 50 के करीब यहाँ पर क्वेश्चन लिखे गए हैं और ये 50 क्वेश्चन आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इनको लिखना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसकी पीडीएफ मेरे हैंड रिटन नोट में आपको मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। ये टॉप 50 क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र है, ये देखने के बाद आपके 10 से 15 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। और पक्के नहीं होते हैं तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने इनको पढ़ा नहीं है। सही बात तो ये है, क्योंकि ये काफी मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इनको काफी रिसर्च के बाद, काफी अनसॉल्व, काफी मॉडल देखने के बाद तैयार किया है। तो एक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको इनसे थोड़ी सी मदद मिलती है तो वो बहुत है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।